इस सीरीज की शुरुआत में हमारा मेन कैरेक्टर बता रहा होता है कि मेरा नाम हानवू है। मैं एक आम पर्सन था, लेकिन एक दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ और मैं ट्रांसमाइग्रेट होकर एक ऐसे वर्ल्ड में आ गया जहाँ पर कि सब गॉड बन सकते हैं। ये लोग यहाँ पर इमॉर्टल बन सकते हैं और डिवाइनिटी को हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर सभी के पास सिविलाइजेशन है जिसे कि वे ग्रो कर कर बहुत ही ज्यादा पावरफुल बनते हैं। ये सभी गॉड अपने अपने सिविलाइजेशन पर रूल करते हैं। पर अगर मैं सच बताऊँ तो जिस लड़की की बॉडी में मैं आया हूँ ये बहुत ही ज्यादा कमजोर है। जब इसने 18 साल होने के बाद अपनी गॉडली पावर को एक्टिवेट किया तब इसे टिंडो की पावर मिली है। इसकी सिविलाइजेशन में सिर्फ टिंडे हैं जिसे कि ये कंट्रोल कर सकता है। अभी ये आगे इस बॉडी ओनर के पेरेंट्स से मिलने के लिए आता है। ये बताता है कि इसके पेरेंट्स की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर ने हमारे शहर पे हमला किया था जिसकी वजह से इनकी हालत ऐसी हो गई और स्कूल में भी इसकी हालत सही नहीं है। सभी लोग इसका मजाक उड़ाते हैं क्योंकि इसके पास टिंडा है। और जब से उस लड़की ने भी कहा है तब से सभी लोग और मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। हम देखते हैं कि एक पिंक बाल वाली लड़की आकर मेन कैरेक्टर से कहती है, ये यहाँ पर आते हुए कहती है कि हानवू अगर तुम मेरी गुलाम बन जाते हो तब तुम्हारे जितने भी पढ़ाई के खर्चे हैं, तुम्हारे जितने भी एक्सपेंसेस है उनके खर्चे मैं उठाऊंगी। तुम ये मत सोचना कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ इसीलिए मैं ये तुम्हारे लिए कर रही हूँ, बल्कि मैं ये तुम पर तरस खाकर कर रही हूँ। अब उसके ये कहने के बाद हम देखते हैं कि बहुत सारे बुली आकर मेन कैरेक्टर को बुली करने लगते हैं। ये मेन कैरेक्टर को धमकाते हुए कहती है कि हे चूजे, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी गॉडेस को फंसाने की? अगर तुम उसका गुलाम बन गए तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मेन कैरेक्टर उन सभी बातों को याद कर कर बहुत ही ज्यादा परेशान होता है। ये बोलता है कि नहीं, मैं ऐसे ही बुली होते नहीं रह सकता। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं जहाँ पर मेन कैरेक्टर अपनी पावर को चेक करने के लिए एक मशीन के पास आ गया होता है। ये उस मशीन के अंदर जाकर बैठ जाता है। अब हमें इस मशीन के बारे में बताया जाता है कि इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे मशीन्स हैं जो कि नए गॉड्स के लिए बनाया गया है। वैसे गॉड जिन्हें कि अपने इनर वर्ल्ड के बारे में नहीं पता होता और उसके अंदर जाने में उन्हें दिक्कत होती है। अब जो ये मशीन होता है वे मेन कैरेक्टर के इनर वर्ल्ड से कनेक्ट हो जाता है। मेन कैरेक्टर जैसे ही अपने आंखों को खोलता है ये बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। हम सामने इसके इनर वर्ल्ड को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और जहाँ पर सिर्फ टिंडे ही टिंडे घूम रहे होते हैं। ये यहाँ पर अपने स्टैट्स को खोलते हुए बोलता है कि देखो तो यहाँ पर आखिर कितने सारे टिंडे हैं और ये यहाँ पर कितने आराम से मेरे इनर वर्ल्ड में अपनी लाइफ को जी रहे हैं। ये अपने स्टैट्स को चेक करते हुए बोलता है कि चलो देखते हैं कि आखिरकार मेरे पास कौन सी पावर है। अब ये जैसे ही चेक करता है सामने लिखकर आता है कि आप एक चूजन वन है जिसे कि हेवेंस के द्वारा चुना गया है। आप जब भी अपना लेवल अप करोगे तो आपको एक एक्स्ट्रा एबिलिटी चुनने दी जाएगी, वे भी एक यूनिक एट्रीब्यूट के साथ। और आपके पास जो अभी एट्रीब्यूट है वे ये है कि आप एक दिन में एक सैक्रिफाइस दे सकते हैं, वे भी एक टिंडे का। आप जितना बड़ा सैक्रिफाइस दोगे आपको उसी के इक्वल रिवॉर्ड मिलेगा, पर आप इसे एक दिन में सिर्फ एक ही बार कर सकते हैं। अब इसे पढ़कर मेन कैरेक्टर अपने मन में सोचता है कि क्या सच में अगर मैं अपने एक टिड्डे को सैक्रिफाइस करता हूँ तो क्या मुझे उसके बराबर एक रिवॉर्ड मिलेगा? सच में ये पावर तो बहुत ही ज्यादा कमाल की है। और फिर ये आगे बताता है जो मेरी इनर वर्ल्ड की टाइमलाइन है वे बाहर के वर्ल्ड से बिल्कुल अलग है। यहाँ का एक साल बाहर के एक दिन के बराबर है। ये बोलता है कि सच में ये तो कमाल हो गया। अगर मेरे इनर वर्ल्ड में एक दिन में हजारों टिंडे भी पैदा होते हैं तो एक साल के हिसाब से तो यहाँ पर लाखों टिंडे हो जाएंगे। चलो जो मैं सोच रहा हूँ उसे एक बार ट्राई करके देखते हैं। वैसे भी जो क्लास के बुलीज है वे कल मुझे परेशान करने ही वाले हैं, तो क्यों ना मैं यहाँ पर एक गैम्बल करके देखूं और जो मैं सोच रहा हूँ उसे एक बार ट्राई करूँ। अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो सच में मैं फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा ताकतवर बन जाऊंगा। अब इसके इतना कहते ही हम अगले दिन स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पर जो वे पिंक बाल वाली लड़की होती है वे दोबारा से मेन कैरेक्टर के पास आ जाती है। वैसे इस लड़की का नाम सांगपिन है। ये उसे पूछती है कि बताओ हानवू, आखिरकार तुमने क्या सोचा? क्या तुम मेरे गुलाम बनने के लिए तैयार हो? अगर तुम मेरे गुलाम बन जाते हो तो जिंदगी में तुम्हें कभी भी बुली नहीं होना पड़ेगा। तो इस पर मेन कैरेक्टर बोलता है कि नहीं, मैं मना करता हूँ, मैं कोई भी तुम्हारा गुलाम नहीं बनूंगा। तो अब इस बात को सुनती ही ये यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? आखिरकार तुम्हें पता भी है कि तुम क्या बोल रहे हो? अगर तुम ऐसे ही मुझे मना करते हो तो जितने भी ये बुली है वे तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। ये ऐसे ही तुम्हें परेशान करते रहेंगे और जो तुम्हारी जिंदगी है उसे खराब कर देंगे। इस पर मेन कैरेक्टर बोलता है कि हाँ मुझे पता है, लेकिन तब भी मैं तुम्हारा गुलाम नहीं बनूंगा। मेरी भी अपनी इज्जत है, तो आखिरकार मैं ऐसे ही किसी का गुलाम कैसे बन जाऊं? और तुम मेरे बारे में चिंता मत करो, मैं अपना ख्याल रख लूंगा। बस जो यहाँ पर जो हो रहा है उसे तुम होने दो। इस पर ये यहाँ से जाते हुए बोलती है तो ठीक है, लेकिन ये याद रखना कि तुम बहुत ही ज्यादा पछताओगे। अब इसके यहाँ से जाते हैं जो वे बुलिस होते हैं वे मेन कैरेक्टर के पास आ जाते हैं और बोलते हैं कि हानवू, मैंने जो तुम्हें 100 डिवाइन क्रिस्टल लाने को कहा था क्या तुमने उसे लेकर आया? सच में तुम आज बहुत ही ज्यादा लकी हो जो कि हम सिर्फ 100 डिवाइन क्रिस्टल लेके तुम्हें छोड़ रहे हैं और तुम्हें यहाँ पर पीट नहीं रहे हैं। तो इस पर इसके दोनों चमचे भी बोलते
हैं कि हाँ बॉस ने सही कहा, जल्दी से जो भी डिवाइन क्रिस्टल है वे हमें दे दो, वरना जो हमारे बॉस है वे तुम्हारे डिवाइन कोर को तोड़ देंगे, जिससे कि तुम क्रिपल हो जाओगे और तुम्हारा वर्ल्ड खत्म हो जाएगा और फिर तुम फ्यूचर में सिर्फ एक यूजलेस बंदे बनकर रह जाओगे। इसका बॉस कहता है कि हाँ तुमने सही कहा और इतना कहकर ये मेन कैरेक्टर को दबाने लगता है। अब ये देखकर मेन कैरेक्टर बोलता है कि ये अपने हाथ को जल्दी हटाओ। तो ये पीले बाल वाला बंदा बोलता है कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बोलने की? सच में अगर तुमने मुझे अभी 100 डिवाइन क्रिस्टल नहीं दिया तो जैसा कि मेरे बंदे ने कहा मैं तुम्हारे डिवाइन कोर को तोड़ दूंगा। तो अब इस बात को सुनकर मेन कैरेक्टर भी गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि अगर हिम्मत है तो करके देख लो। अब इस बात को जैसे ये पीले बाल वाला लड़का सुनता है ये बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और अपने मन में सोचता है कि क्या आखिरकार इसके अंदर इतनी हिम्मत कैसे आ गई? पहले तो ये चुपचाप मेरी बातों को मान जाता था, कहीं इसके पीछे कोई बड़ी फोर्सेस तो नहीं ना आ गई। ये सान क्यून की तरफ देखते हुए बोलता है कि कहीं ये सान क्यून तो नहीं ना है? नहीं ये नहीं हो सकती, इसने तो अभी उसके ऑफर को मना कर दिया था। तभी यहाँ पर क्लास के जितने भी बंदे होते हैं वे चिल्लाते हुए कहने लगते हैं कि जल्दी से लड़ो, हमने कई दिनों से किसी की डिवाइन कोर को बर्बाद होते हुए नहीं देखा है और वैसे भी इसकी पावर तो बहुत ही ज्यादा बेकार है, ये सिर्फ टिड्डो को समन कर सकता है जो कि बहुत ही ज्यादा बेकार और कमजोर है। और ब्रदर जांग आपकी जो ड्राफ्ट की सिविलाइजेशन है वे बहुत ही ज्यादा पावरफुल है जो कि उन टिंडो को बड़े ही आसानी से खत्म कर देगी। तभी इन लोगों की बातें सुनकर जो ये बंदा हान मिंग होता है वे एक कार्ड को बाहर निकाल लेता है और हंसते हुए बोलने लगता है कि हाँ तुम सभी ने सही कहा। और ये मेन कैरेक्टर को भी बोलता है कि देखो तुम यहाँ पर बुरा मत मानना, इन सब में सिर्फ तुम्हारी ही गलती है जो कि आज तुम्हारा इनर वर्ल्ड यहाँ पर तबाह होगा। चलो अब तैयार हो जाओ। और इतना कहकर ये उस कार्ड को एक्टिवेट कर देता है। अब हमें इस कार्ड के बारे में बताया जाता है कि ये इनविजन कार्ड है, इसकी मदद से कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे के वर्ल्ड पर अटैक कर सकता है। अब इसकी वजह से हमारा मेन कैरेक्टर भी अपने डिवाइन रिल में खिंचा हुआ आ जाता है। ये अपने डिवाइन वर्ल्ड में आके देखता है कि इसके वर्ल्ड के सामने एक बहुत ही बड़ा गेट आ गया है। मेन कैरेक्टर इसे देखकर हैरान होते हुए बोलता है कि यार आखिरकार ये क्या है? अब जो ये गेट होता है वे खुल जाता है और हम इसके अंदर एक बहुत ही बड़े गॉब्लिन की सेना को देखते हैं। हम देखते हैं जांग बिंग भी यहाँ पर आ जाता है। ये अपने ड्राफ्ट को बोलता है, मतलब कि अपने गॉब्लिन को बोलता है कि मैं तुम्हारा भगवान, तुम्हें आदेश देता हूँ कि जाओ इसके वर्ल्ड को तबाह कर दो और इसे खत्म कर दो। मेरे गॉब्लिन्स जाओ और इसके जितने भी टिंडे हैं उसे खत्म कर दो। अब इस बात को सुनते हैं ये सभी गॉब्लिन यहाँ पर चिल्लाने लगते हैं और चिल्लाते हुए कहने लगते हैं कि हाँ हमारे गॉड ने जैसा हमसे कहा हम वैसा ही करेंगे। अब जो ये सीन होता है उसे सभी लोग बाहर लाइव देख रहे होते हैं। सभी लोग इस गॉब्लिन को देखते हुए बोलते हैं कि अरे ये गॉब्लिन तो बहुत ज्यादा पावरफुल है और इनकी संख्या लगभग 1000 है। मुझे नहीं लगता है कि हान मिंग इसके सामने टिक पाएगा। और ऊपर से तो देखो इनमें से कुछ गॉब्लिन्स कितने ज्यादा बड़े हैं, शायद से ये सभी उनके लीडर्स होंगे। अब तो इसे देखकर मुझे पक्का यकीन हो गया है कि हान मिंग का जो आज डिवाइन रिलम कोर है वे टूट जाएगा। हम देखते हैं कि सान क्यून भी ये सब देख रही होती है और ये बोलती है कि हाँ देख के ऐसा लगता है कि आज हान मिंग का डिवाइन रिलम कोर टूट जाएगा। मैंने उससे कहा था पर ये अब उसकी ही चॉइस है। तभी हम सामने देखते हैं जहाँ मेन कैरेक्टर भी अपने सेल्फ एक्सप्लोडिंग टिड्डो को बाहर निकालता है। ये उन्हें ऑर्डर देते हुए कहता है कि जाओ और उन्हें खत्म कर दो। अब इन टिड्डो को देखकर बाहर जितने भी लोग खड़े होते हैं वे बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। ये हैरान होते हुए बोल रहे होते हैं कि ये टिंडे आखिरकार ये इतने ज्यादा अलग क्यों लग रहे हैं। कि तभी इनमें से एक बंदा बोलने लगता है कि यार ये सब तो इलाइट टिड्डे हैं, ये सभी कोई नॉर्मल टिड्डे नहीं है, ये सभी तो सेल्फ एक्सप्लोडिंग टिड्डे हैं जो कि दुश्मन के पास जाकर फट जाते हैं। पर ये टिड्डे तो बहुत ही ज्यादा रेयर होते हैं, तो आखिरकार हानवो के पास ये कैसे आ सकते हैं? तो इस बात को सुनकर दूसरा बंदा कहता है कि क्या हो गया कि अगर ये इलाइट टिड्डे हैं तब भी जो सामने गॉब्लिन आर्मी है ये उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। देखो सामने हानवो अभी कैसे कुत्ते की तरह हारने वाला है। अब आगे हम देखते हैं जहाँ पर फाइट स्टार्ट हो जाती है और फाइट स्टार्ट होते ही जितने भी टिंडे होते हैं वे जाकर गॉब्लिन पर फटने लगते हैं और वहीं पर मेन कैरेक्टर ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है। अब इसके बाद हमें एक दिन पहले का सीन दिखाया जाता है कि आखिरकार मेन कैरेक्टर को ये सभी टिड्डे कैसे मिले। हम पिछले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर मेन कैरेक्टर एक ही बार में 1 करोड़ से भी ज्यादा टिड्डों का सैक्रिफाइस कर देता है और सिर्फ यहाँ पर 1 लाख टिड्डे को ही जिंदा रखता है। अब सैक्रिफाइस करते ही मेन कैरेक्टर के सामने एक स्टेटस विंडो खुलकर आ जाती है जिसमें कि मेन कैरेक्टर को 3 रिवॉर्ड मिल रहे होते हैं। पहला, मेन कैरेक्टर 1 लाख गॉब्लिन वॉरियर को समन कर सकता है। दूसरा, आपके टिंडो को एक ऐसी एबिलिटी मिल जाएगी जिससे कि वे अपनी जनसंख्या को बहुत ही तेजी से बढ़ा सकते हैं। और तीसरा, इसमें आपको सेल्फ एक्सप्लोडिंग टिड्डे मिलेंगे जो कि अनलिमिटेड होंगे और ये भी आपके नॉर्मल टिड्डो की तरह खुद को रिप्रोड्यूस कर पाएंगे। अब मेन कैरेक्टर इन तीनों रिवॉर्ड को देखकर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि आखिरकार ये किसे चुने। जिसके बाद ये तीनों ऑप्शन को ध्यान से देखने लगता है और बोलता है कि जो ये पहला ऑप्शन है इसमें मुझे सिर्फ 1 लाख गॉब्लिन मिलेंगे जो कि बहुत ही ज्यादा बेकार है। और दूसरे
ऑप्शन में ये अपने आप को और भी तेजी से रिप्रोड्यूस कर पाएंगे, पर ये मेरे क्या ही काम का जब ये लड़ ही नहीं सकते। अब मैं बात करूँ थर्ड ऑप्शन की, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरे लिए बेस्ट है, क्योंकि मुझे इसमें सेल्फ एक्सप्लोडिंग टिड्डे मिलेंगे जो कि इलाइट लेवल के हैं। तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं जहाँ पर कि मेन कैरेक्टर थर्ड ऑप्शन को चुन लेता है। अब थर्ड ऑप्शन के चुनते ही इसके हाथ में एक क्रिस्टल आ जाती है। अब ये जैसे ही इस क्रिस्टल को तोड़ता है इसे एक स्किल मिल जाती है जिसमें कि ये अनलिमिटेड सेल्फ एक्सप्लोडिंग टिड्डो को समन कर सकता है। अब सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर कि मेन कैरेक्टर अपने टिड्डो को फेंकते हुए कहता है कि जाओ फट जाओ। ये सामने देखते हुए बोलता है कि मुझे पता है कि इन इलाइट गॉब्लिन को मारने के लिए मेरे ये टिड्डे काफी नहीं रहेंगे, पर मेरे पास इनकी क्वांटिटी अनलिमिटेड है जिससे कि मैं उन्हें खत्म कर ही दूंगा। अब टिड्डो के फटने के कारण सामने बहुत ही ज्यादा धुआं धुआं हो जाता है और बाहर से जो लोग देख रहे होते हैं वे भी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाते हैं कि आखिरकार यहाँ पर कौन जीतेगा। अब जैसे ही ये धुआं हटता है हम देखते हैं कि जितने भी गॉब्लिन होते हैं वे खत्म हो चुके होते हैं और बस यहाँ पर एक इलाइट गॉब्लिन बचा हुआ होता है। और तभी ये सामने हमारे मेन कैरेक्टर को देखता है और वहीं पर मेन कैरेक्टर इसके सामने बहुत सारी टिड्डो को निकाल कर खड़ा होता है। हम बाहर सांग्युन को देखते हैं जो कि ये सब देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। हांगमिन, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगे। हम देखते हैं कि मेन कैरेक्टर दोबारा से अपने टिड्डो से हमला कर देता है। अब ये देखकर जांगमिन अपने बचे हुए गॉब्लिन से बोलता है कि तुम लोग जितने भी बचे हुए हो जल्दी से वापस गेट में चले जाओ। मेन कैरेक्टर हंसते हुए कहता है कि क्या तुम लोगों को वापस जाना है? आखिरकार तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम्हारा जब भी मन करेगा तो यहाँ पर आ जाओगे और जब भी मन करेगा तो चले जाओगे? जाओ मेरे सेल्फ एक्सप्लोडिंग टिड्डो और उन्हें खत्म कर दो। मेन कैरेक्टर अपने सारे टिड्डो को जानमिन के रेलम में भेज देता है और ये सभी टिड्डे अंदर जाकर फटने लगते हैं और उसकी दुनिया को तबाह करने लगते हैं। अब ये देखकर जानमिन चिल्लाते हुए कहता है कि हानवो, आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो? जल्दी से अपने सारे टिड्डो को वापस बुलाओ वरना ये मेरी दुनिया को तोड़ देंगे। पर मेन कैरेक्टर इसकी बातें नहीं सुनता और जितने भी इसके बचे हुए गॉब्लिन होते उसे खत्म करने लगता है। अब ये देखकर ये बोलता है कि हाँ हाँ मैं हार गया, प्लीज अब इसे जाने दो। मेन कैरेक्टर बोलता है कि क्या जाने दो? पर तुमने ये नहीं कहा था कि तुम्हें मेरे डिवाइन कोर को तोड़ना है? जब तुम मेरे डिवाइन कोर को तोड़ना चाहते थे तो अब मैं भी तुम्हारे डिवाइन कोर को तोड़ना चाहता हूँ। ये अपने टिड्डो को कंट्रोल कर सीधा उसके कोर पर अटैक कर देता है। जांगमिन चिल्लाते हुए कहता है कि नहीं, तुम ये नहीं कर सकते। तुम ये नहीं जानते हो कि मेरे फादर एक डेमीगॉड है। अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया तो वे तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मेन कैरेक्टर कहता है कि हाँ हाँ देख लेंगे, मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। आज तुम्हारे डिवाइन कोर को तोड़ने से मुझे यहाँ पर कोई भी नहीं रोक सकता। कि तभी मेन कैरेक्टर को यहाँ पर एक आवाज सुनाई देती है कि हानवो, अब बस बहुत हुआ, तुम यहाँ पर रुक सकते हो। तुम्हें जांगमिन के कोर को डिस्ट्रॉय करने की कोई जरूरत नहीं है। हम देखते हैं कि यहाँ पर इसके क्लास के टीचर आ गए होते ये बोलते हैं कि तुम्हें अब यहाँ पर रुक जाना चाहिए। हांगमिन में इसे देखते हुए बोलता है कि टीचर देखिए ना, ये मेरे कोर को डिस्ट्रॉय कर रहा है। अगर ये ऐसा करेगा तो मैं अपने पेरेंट्स को बता दूंगा और फिर वे किसी को नहीं छोड़ेंगे। पर दूसरी तरफ हम उन टिड्डो को देखते हैं जो कि अभी भी लगातार उसके कोर पर अटैक कर रहे होते हैं और इससे इसके कोर में क्रैक भी आ गए होते हैं। ये टीचर गुस्सा करते हुए कहता है कि हानवो, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? मैंने कहा ना कि यहीं पर रुक जाओ। मेन कैरेक्टर कहता है कि टीचर लुई, बस आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए जिसके बाद मैं रुक जाऊंगा। आखिरकार आपको ये कैसे पता चला कि हम दोनों यहाँ पर लड़ाई कर रहे हैं? तो ये टीचर कहता है कि मैं एक टीचर हूँ और मेरी पावर बहुत ही ज्यादा है और मैं बहुत ही दूर से ये सेंस कर सकता हूँ कि आखिरकार क्लास में क्या हो रहा है। मेन कैरेक्टर बोलता है कि वो जब आप सेंस कर ही सकते हैं तो जब मैं बुली होता था तब आप कहाँ पर थे? ये लोग जब मुझे बुली करते थे, मुझे पीटते थे, तब आपको सेंस नहीं हुआ? ये टीचर अपने मन में बोलता है कि बेवकूफ, आखिरकार तुम्हें क्या लगता है कि मैं आखिरकार तुम्हारी परवाह क्यों करूं? अगर तुम्हारी फैमिली में कोई डेमीगॉड होता या तुम बहुत ही ज्यादा रिच होते तो जरूर मैं तुम्हारी मदद करता, पर तुम्हारी फैमिली में ऐसा कोई भी नहीं है और तुम बहुत ही ज्यादा गरीब भी हो। ये बोलता है कि ठीक है, मैं समझ गया, क्लास खत्म होने के बाद मैं सब कुछ तुम्हें समझा दूंगा। मेन कैरेक्टर बोलता है कि ठीक है, पर मेरे एक सवाल का और जवाब दीजिए कि अगर आज इसकी जगह पर मैं होता और मेरा कोर डिस्ट्रॉय हो रहा होता तब क्या आप ऐसे ही मेरी मदद करने के लिए यहाँ पर आते? पर इस बात को सुनकर ये टीचर यहाँ पर पूरी तरीके से शांत होता है। अब इसकी चुप्पी को देखकर मेन कैरेक्टर बोलता है कि हाँ मैं समझ गया और इतना कहते ही ये अपने सारे टिड्डो को फोड़ देता है जिससे कि उसका कोर यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब ये देखकर जांगमिन चिल्लाता है कि नहीं, आखिरकार तुमने ये क्या कर दिया? मेरा डिवाइन रेलम ये यहाँ पर खत्म हो रहा है। तभी मेन कैरेक्टर इस टीचर को बोलता है कि ठीक है, आपको जितना भी बोलना था बोल लिया, अब जल्दी से मेरे डिवाइन रेलम से निकल जाइए। अब हम बाहर देखते हैं जहाँ पर जो स्क्रीन होता है वे ऑफ हो जाता है और तभी पीछे जांगमिन भी आ जाता है जो कि रोते हुए यहाँ पर कह रहा होता है कि सब कुछ खत्म हो गया, उसने मेरे कोर को डिस्ट्रॉय कर दिया। तभी जो वे टीचर होता है वे भी क्लास में आ जाता है और आते चिल्लाते हुए कहता है
कि हानवू तुम कहाँ पर हो। तो इस पर बाकी सभी स्टूडेंट कहते हैं कि सर हानवू तो घर निकल गया। अब ये सुनकर ये टीचर गुस्से में कहता है कि उसकी आखिरकार ये करने की हिम्मत कैसे हुई, उसने स्कूल के नियम को तोड़ा है, मैं उसे स्कूल से एक्सपेल्ड कर दूंगा। अब इसके बाद हम मेन कैरेक्टर की इनर रियलम को देखते हैं, जहाँ पर कि बहुत सारे सेल्फ एक्सप्लोडिंग टिड्डे उड़ रहे होते हैं। तभी मेन कैरेक्टर बोलता है कि मुझे स्टेटस दिखाओ कि आखिरकार मेरे पास कितने टिड्डे बचे हुए हैं। अब इसके इतना कहते हैं इसके सामने एक पैनल आ जाता है जिसमें कि 18,000 सेल्फ एक्सप्लोडिंग टिड्डे बचे हुए होते हैं और 4 करोड़ नॉर्मल टिड्डे। मेन कैरेक्टर ये देखते हुए बोलता है कि मेरे फटने वाले टिड्डे तो बहुत ही ज्यादा कम बचे हैं, मुझे जल्दी से जल्दी कल्टीवेट करके इनकी आबादी को बढ़ाना होगा। तभी ये जांगमिन के फ्रेगमेंट को यहाँ पर बाहर निकालता है और इसे देखते हुए कहता है कि ये जो फ्रेगमेंट है वे मेरे डिवाइन रेलम के साथ फ्यूज हो जाएगी, जिसके बाद जो मेरा डिवाइन रेलम है वे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल हो जाएगा। और इतना कहते हैं ये इस फ्रेगमेंट को अपने वर्ल्ड के साथ फ्यूज कर लेता है। अब फ्यूज होती है जो मेन कैरेक्टर का वर्ल्ड होता है वे और भी ज्यादा बड़ा हो जाता है। यहाँ पर एक पैनल खुलकर आता है कि हमारा मेन कैरेक्टर का वर्ल्ड 160 किलोमीटर बड़ा हो चुका है और अब ये वर्ल्ड लेवल 2 का हो गया है और इसको यहाँ पर उसके वर्ल्ड के बहुत सारे इक्विपमेंट भी मिले होते हैं और भी यहाँ पर बहुत कुछ बड़ा होता है जो कि उतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। मेन कैरेक्टर हंसते हुए बोलता है कि सच में इस बार तो मुझे बहुत ही ज्यादा फायदा हुआ, पर मुझे हांगमिन के पेरेंट्स के बारे में भी नहीं भूलना चाहिए। वे कह रहा था कि उसके पेरेंट्स डेमी गॉड है और अगर मैंने उसके डिवाइन रेलम को तबाह कर दिया तो उसके पेरेंट्स मुझसे बदला लेने के लिए आएंगे, पर मैंने तो यहाँ पर सच में उसके डिवाइन रेलम को तबाह कर दिया, तो क्या सच में उसके पेरेंट्स यहाँ पर मुझसे बदला लेने के लिए आएंगे। और मुसीबत की बात तो ये है कि वे टीचर भी मेरा साथ नहीं दे रहा है, वे तो उन्हीं का साथ दे रहा है और मुझे नहीं लगता है कि स्कूल भी मेरे इसमें कुछ मदद करेगा। तो शायद अब मुझे सब कुछ अकेले ही करना होगा और उसके पेरेंट्स से लड़ने के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। और इतना सोचते ही उसके वर्ल्ड से जितने भी इक्विपमेंट मिले होते हैं ये उन्हें सेल कर देता है। ये बोलता है कि चलो देखते हैं कि आखिर इसे सेल करने के बाद मुझे क्या मिलता है। कि तभी मेन कैरेक्टर के सामने एक मैसेज आता है कि सामने वाला आपको इसके बदले लावा क्रिस्टल देना चाहता है। मेन कैरेक्टर ये पढ़कर बोलता है कि क्या लावा फायर क्रिस्टल, सच में ये तो बहुत ही ज्यादा कमाल हो गया। अगर मैं ये अपने फटने वाले टिड्डू को दे देता हूँ तो उनकी फटने की पावर और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। और इतना कहते हैं ये इस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है। अब इसके एक्सेप्ट करते हैं जो भी क्रिस्टल होता है वे इसके वर्ल्ड में आ जाता है और अपने आप ही जितने भी टिड्डे होते हैं उन्हें अपग्रेड कर देता है। अब अपग्रेड करने के बाद एक पैनल आता है जहाँ पर हम देखते हैं कि इनकी फटने की पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ गई होती है और जो इनका लाइफ स्पैन होता है वे 250 दिन का हो गया होता है। मेन कैरेक्टर बोलता है कि चलो इसे एक बार टेस्ट कर देखते हैं और इतना कहकर ये एक टिड्डे को हवा में फेंकता है जिससे कि सामने एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। ये सामने देखते हुए बोलता है कि ये क्या, इसकी फायर पावर तो ग्रेनेड जितनी हो गई है, इसकी फटने की पावर तो बहुत ही ज्यादा कमाल की है, ये तो कमाल हो गया, मेरे पास चलती फिरती बॉम्ब की आर्मी आ गई है। अब हमें अगले दिन टीचर ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जांगबिंग के जो पेरेंट्स होते हैं वे आ गए होते हैं। ये यहाँ पर चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं कि आखिर किसकी हिम्मत हुई जिसने कि मेरे बेटे के कोर को डिस्ट्रॉय कर दिया, जल्दी से उसको मेरे सामने लाओ, मैं भी उसके डिवाइन कोर को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। ये जो लेडी होती है वे प्रिंसिपल होती है, ये बोलती है कि नहीं नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते, आप उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते, हमें रिकॉर्ड से ये पता चला है कि वे जांगबिन ही था जो कि उसे बुली करता था। अब इस बात को सुनते ही ये बंदा यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि क्या आखिरकार तुम ये क्या कह रही हो, तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि इसमें मेरी बेटी की ही गलती है जो कि उसका कोर डिस्ट्रॉय हो गया, आखिर तुम लोग सारी चीजों का ब्लेम मेरे बेटे को कैसे दे सकते हो। कि तभी इसकी वाइफ भी पीछे से कहती है कि हाँ आपने सही कहा, जिसने भी हमारे बेटे के कोर को डिस्ट्रॉय किया है उसे सजा मिलनी चाहिए, उसे इस स्कूल से निकाल देना चाहिए। अब सीन शिफ्ट होता और हम हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कि बोलता है कि चलो अब आबादी बढ़ाने का वक्त आ गया है। ये इतना बोलता ही है कि तभी इसके पास प्रिंसिपल का फोन आ जाता है। अब ये देखकर मेन कैरेक्टर बोलता है कि मुझे लगा ही था कि ये कॉल जरूर आएगा। अब मेन कैरेक्टर कॉल को उठा लेता है। तभी सामने से प्रिंसिपल कहते हैं कि हानवू तुमने एक बहुत ही ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर दी है तो इसीलिए इसे मजाक में मत लेना। ये बताती है कि कैसे जो जांगबिंग के पेरेंट्स वे तुरंत ही तुम्हें कॉलेज से निकलवाना चाहते हैं, लेकिन मैंने उन्हें मना कर दिया था ये कहकर कि तुम बहुत ही ज्यादा अच्छे स्टूडेंट हो और वे उनका बेटा ही था जो कि पहले तुम पर अटैक करने के लिए आया था, तो इसीलिए सारी गलती उसी की है, तो मैं तुम्हें एक्सपेल नहीं करूंगी। पर जो इस बात को सुनकर ना जो उसका फादर था वे बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था और उसने मुझे कहा कि अगर मैं तुम्हें नहीं निकालना चाहती हूँ तो बस मैं उस पर एक फेवर करूँ, और वे फेवर यह है कि वे चाहता है कि वह अपने 1000 स्पीसीज को तुम्हारे इनर वर्ल्ड में भेजेगा और तुम्हारे इनर वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा। उसका कहना है कि अगर तुमने उसके बेटे को बिना किसी चीटिंग के हराया है तो तुम उसके ये
1000 सिविलाइजेशन को तो हरा ही सकते हो। तुम्हें उसके उन 1000 लोगों को हराना है और सच बताओ तो मैं इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती। ये बोलती है कि प्लीज मुझे माफ कर देना कि मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाई। बस मैं तुमसे इतना ही कहना चाहती हूँ कि उससे संभल के रहना, क्योंकि वे एक डेमीगॉड है। तो उसकी 1000 की आर्मी 50,000 स्टूडेंट के बराबर होती है। मेन कैरेक्टर बोलता है कि थैंक्स आपका ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए, और आप चिंता मत कीजिए, हो सकता है कि मैं इसे संभाल लूं। फोन को रखने के बाद मेन कैरेक्टर बोलता है कि लगता है कि मुझे और भी ज्यादा प्रिपरेशन करना होगा, मुझे और भी ज्यादा अपने टिंडो का सेक्रीफाइस करना होगा। जिसके बाद ही ये यहाँ पर बिलियंस ऑफ टिंडो का एक ही बार में सेक्रीफाइस कर देता है। अब इसके बाद मेन कैरेक्टर के सामने 3 ऑप्शंस आते हैं। पहला, जिसमें सभी लॉप्टस अगर ब्लड को देखेंगे तो वे बजर्क हो जाएंगे, वे सभी बजर्क मोड में आ जाएंगे और पागलों की तरह अटैक करने लगेंगे। दूसरे में फायर एबिलिटी होती है, जहाँ सभी लॉप्टस में फायर एबिलिटी आ जाएगी और जो होस्ट है उसके पास भी फायर की पावर आ जाएगी। और तीसरे में आपको एक हीरोइक लाइफ फॉर्म मिलेगी। अब थर्ड ऑप्शन को देखते ही ये यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है कि सच में मेरी बिलियंस ऑफ टिड्डो की सैक्रिफाइस बेकार नहीं गई, एक हीरोइक लाइफ फॉर्म, सच में ये तो कमाल हो गया। और इतना कहकर ये थर्ड ऑप्शन को चुन लेता है। अब सिलेक्ट करती ही जो वे हीरोइक लाइफ फॉर्म होता है वे इसके वर्ल्ड में यहाँ पर आ जाता है और इसकी उम्र यहाँ पर 800 साल होती है, जिसमें कि इसने 150 साल जिया होता है। अब हमें इसके स्टैट्स को दिखाया जाता है जो कि उतने ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इतना जान लो कि ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, बस इसका नाम इम्पोर्टेंट है जो कि जियान फेंग है। ये यहाँ पर आते ही बोलता है कि मास्टर मुझे 2 तलवारों की जरूरत है। मेन कैरेक्टर बोलता है कि वो ठीक है और इतना कहकर ये अपने स्टोर को खोलने लगता है, जहाँ पर कि ये अपने डिवाइन पॉइंट से बहुत सारे वेपन को खरीद सकता है। ये जैसे ही तलवारों के सेक्शन में जाता है ये देखता है कि तलवार यहाँ पर 3 कैटेगरी में बटे हुए हैं, जो कि है नॉर्मल कैटेगरी, रेयर कैटेगरी एंड डिवाइन कैटेगरी। और रेयर कैटेगरी के एक तलवार को खरीदने के लिए इसे 50 डिवाइन कॉइन की जरूरत होगी। देखिए आप सभी को थोड़ा सा यहाँ पर शायद कंफ्यूजन होगा कि मेन कैरेक्टर के अलावा भी बाकी सभी के पास क्या सिस्टम है, जो कि हाँ है उन लोगों के पास, लेकिन मेन कैरेक्टर के पास 2 सिस्टम है, जिसमें कि जो वे सेक्रीफाइस वाला सिस्टम है ना वे अलग है, और बाकी जो ये तलवार खरीद रहा और भी यहाँ पर अलग अलग सिस्टम है जो कि गॉड्स की मदद करते हैं, मतलब उन्हें इन गॉड्स ने ही बनाया होता है। मेन कैरेक्टर बोलता है कि सच में ये तलवार तो बहुत ही ज्यादा महंगे हैं। ये बोलता है कि मैंने अब तक जितने भी चीजें उससे लूटा है और उसकी जितने भी चीजों को बेचा है उससे सिर्फ मुझे अब तक 50 कॉइन मिले हैं, जो कि यहाँ पर अभी एक ही बार में खत्म हो जाएगा। पर छोड़ो, अभी मुझे इसकी जरूरत है तो इसे खरीद ही लेता हूँ। और ये एक रेयर क्लास का स्वॉर्ड खरीद लेता है और खरीद के जियान फेंग को दे देता और बोलता है कि लो इसे देखो। ये स्वॉर्ड को लेकर अपनी पावर को फ्यूज करता है, फिर एक जोरदार स्लैश जमीन पर मारता है और बोलता है कि हाँ ये तलवार थोड़ी ठीक है, लेकिन मुझे इसकी जैसी 3 तलवारें और चाहिए होगी, जिससे कि मैं अपनी पूरी पावर का यूज कर पाऊंगा। मेन कैरेक्टर परेशान होते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें 3 तलवारें और चाहिए, पर मैं आखिरकार कहाँ से खरीदूं, इसी को खरीदने में यहाँ पर मैं लंगा हो गया हूँ। ये बोलता है ठीक है मैं देखता हूँ। अब हम यहाँ पर जॉन क्वेंग को देखते हैं जो कि अपने इनर वर्ल्ड में कल्टीवेट कर रही होती है। कल्टीवेट करते करते तभी ये अपने फ्लैशबैक के बारे में सोचने लगती है कि कैसे ये एक बार पानी में डूब रही होती है कि तभी मेन कैरेक्टर आकर इसे बचा लेता है और इसे CPR देता है। अब उसे याद करती ही ये यहाँ पर शर्माते हुए जाग जाती है और बोलती है कि आखिरकार उस हानमो को क्या लगता है कि मैं उसे प्रोटेक्ट नहीं कर सकती हूँ। मेरे ग्रैंडफादर एक ट्रू गॉड है और अगर वे मेरा एक नौकर बन जाता है तो जो वे डेमीगॉड इसे परेशान कर रहा है मैं उससे इसे ऐसे ही बचा लूंगी। मैंने उससे कितनी बार कहा है लेकिन हर बार वे मेरे ऑफर को रिफ्यूज कर देता है कि तभी इसके पास मेन कैरेक्टर का फोन आ जाता है। ये फोन उठाते ही बोलती है कि बोलो आखिरकार तुमने मुझे फोन क्यों किया है, क्या तुम्हारा मन अब चेंज हो गया है और तुम मेरे नौकर बनने के लिए तैयार हो गए हो। मेन कैरेक्टर बोलता है कि नहीं, आखिरकार तुम ये क्या सोच रही हो, मैंने यहाँ पर तुम्हारा गुलाम बनने के लिए थोड़ी ना फोन किया है, मुझे बस यहाँ पर थोड़े से डिवाइन स्टोन चाहिए, तो क्या वे तुम्हारे पास है। ये बोलती है कि क्या तुम्हें डिवाइन स्टोन चाहिए, पर मुझे उससे क्या मिलेगा, और वैसे तुम इन डिवाइन स्टोन का क्या करोगे, तुम्हारे जो सेल्फ एक्सप्लोडिंग टिड्डे हैं वे उतने भी ज्यादा ताकतवर नहीं है, और हांगमो को हराने के बाद तुम्हें क्या लगता है कि तुम बहुत ही ज्यादा ताकतवर बन गए हो। तुम्हारा सामना इस बार एक डेमीगॉड से है जिसे कि तुम नहीं हरा पाओगे, और वैसे सबसे पहले मुझे ये बताओ कि तुम मुझे क्या दोगे, उसके बाद ही मैं तुम्हें डिवाइन स्टोन दूंगी। मेन कैरेक्टर बोलता है कि वो लगता है कि तुम्हें नहीं देना है तो ठीक है, और मुझे माफ कर देना कि मैंने तुम्हारा कीमती समय बर्बाद कर दिया, और इतना कहकर ये फोन को काट देता है। फोन के कटते ही चिल्लाते हुए बोलते हैं कि नहीं, आखिरकार मैंने ये क्या कर दिया, आखिर मैं हानमो से इस तरीके से बात कैसे कर सकती हूँ, मुझे उसके साथ इस तरीके से बात नहीं करना चाहिए था। जिसके बाद ये फिर से मेन कैरेक्टर को फोन लगाती है। मेन कैरेक्टर फोन को उठाकर
कैरेक्टर बोलता है कि बताओ अब क्या हुआ, तुमने आखिरकार मुझे फिर से फोन क्यों किया। ये शर्माते हुए बोलते हैं कि मुझे पहले के लिए माफ कर देना और बताओ कि तुम्हें कितने स्टोन चाहिए। अब हमें कुछ समय बाद दिखाया जाता है जहाँ पर जो जांगमिन हीरोइक फॉर्म होता है उसके हाथ में 4 स्वॉर्ड आ गए होते हैं। मेन कैरेक्टर बोलता है कि मास्टर आपकी इन सभी स्वॉर्ड को खरीदने में मैंने अपना सब कुछ बेच दिया है, तो इसीलिए प्लीज आप मेरे एक्सपेक्टेशन को डाउन मत कीजिएगा। अब इसके बाद हमें अगले दिन क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है। अब मेन कैरेक्टर जैसे ही क्लासरूम में आता है सभी लोग इसे हैरानी से देखते हुए बोलते हैं कि देखो तो इसे, जांगमिन के इनर कोर को डिस्ट्रॉय करने के बाद इसके अंदर इतनी हिम्मत है कि ये वापस से स्कूल आ रहा है। दूसरा बंदा बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा, उसके फादर ने इसे चैलेंज किया है, लगता है कि इसे अपने कोर की कोई चिंता नहीं है। तभी एक और बंदा बोलता है कि अरे तुम दोनों को इसकी क्या चिंता हो रही है, आज तो बहुत ही ज्यादा मजा आएगा, हमें यहाँ पर एक और कोर डिस्ट्रॉय होते हुए देखने का मौका मिलेगा। अब इनकी बातें सुनकर मेन कैरेक्टर भी अपने मन में सोचता है कि सच में ये लोग कितने ज्यादा हरामी हैं, जो कि इन्हें मेरे कोर को डिस्ट्रॉय होता देखकर मजा आएगा। तभी यहाँ पर क्लास में सनक्यून भी आ जाती है, जो कि आते ही बोलती है कि कल तुमने मुझसे डिवाइन स्टोन इसीलिए उधार में लिया था ताकि तुम अपने इनर वर्ल्ड को स्ट्रॉन्ग कर सको, पर सच बताऊं तो ये बहुत ही ज्यादा बेकार है, तुम्हारे सारे मेहनत बेकार है, क्योंकि तुम्हारे सामने एक डेमी गॉड है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। तो मेन कैरेक्टर बोलता है कि मैं क्या कर लूं, मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं है। ये बोलती है कि नहीं तुम्हारे पास एक ऑप्शन है, तुम मेरे स्लेव बन जाओ, जिसके बाद मैं अपने ग्रैंडफादर को बोलूंगी जो कि एक ट्रू गॉड है और वे तुम्हें इससे जरूर बचा लेंगे। तुम जानते हो ना उसकी फैमिली में कोई भी ट्रू गॉड नहीं है, बस उसका फादर ही है जो कि एक डेमी गॉड है, जबकि मेरी फैमिली में एक ट्रू गॉड है और 25 से भी ज्यादा डेमी गॉड है। मेन कैरेक्टर बोलता है कि हाँ ठीक है, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन लिया, लेकिन अब तुम यहाँ से जाओ क्योंकि मुझे मेरे होने वाले फाइट के लिए कुछ प्रिपरेशन भी करनी है। अब यहीं पर हम एक बंदे को देखते हैं जो कि ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। ये बोलता है कि हाँ वो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सनक्यून से ऐसे बात करने की, वे तुमसे कितने ज्यादा रिस्पेक्ट और अच्छे से बात कर रही है जबकि तुम कितने ज्यादा रूड से बात कर रहे हो। तभी जो टीचर होता है वे जांगबिन के पेरेंट्स को क्लास में लेकर आता है और आते ही बोलता है कि वे है हांगबू। जांगबिन की माँ चिल्लाते हुए कहते हैं कि हांगबू मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटी के इनर कोर को डिस्ट्रॉय करने की। कि तभी जो इसका पति होता है वे इसे शांत करते हुए बोलता है कि अरे शांत हो जाओ, अभी हम यहाँ पर कॉलेज में हैं और तुम यहाँ पर कॉलेज के नियमों को नहीं तोड़ सकती। तभी जो टीचर होता है वे चिल्लाते हुए बोलता है कि हांगबू जल्दी से आगे आओ, आखिरकार तुम अभी तक वहाँ पर क्यों बैठे हुए हो। मेन कैरेक्टर हंसते हुए बोलता है कि मैं यहाँ पर प्रिंसिपल जू के वेट कर रहा हूँ, वे मेरी आई विटनेस बनेंगी और जब तक वे नहीं आ जाती मैं यहाँ से नहीं हिलने वाला। ये यहाँ पर गुस्से में कहता है कि क्या आखिरकार तुम मुझे क्या समझ रहे हो, मैं यहाँ पर हूँ ना, तो जल्दी से आगे आओ। कि तभी यहाँ पर प्रिंसिपल जू आ जाती है और बोलती है कि टीचर आखिरकार आप हानवू पर इतना ज्यादा गुस्सा क्यों हो रहे हैं। ये बोलता है कि प्रिंसिपल आखिरकार आप यहाँ पर क्यों आ गए, आपको इन छोटे मोटे मामलों में आने की कोई जरूरत नहीं थी। ये गुस्सा करते हुए बोलते है कि टीचर मैं आपको ये बात बता दूं कि आप इस कॉलेज के एक टीचर है ना कि किसी डेमी गॉड के एक कुत्ते। तभी जांगबिन का फादर बोलता है कि चलिए जब आप प्रिंसिपल यहाँ पर आ ही गए तो फाइट को स्टार्ट करते हैं। ये प्रिंसिपल मेन कैरेक्टर से पूछते है कि हानबू क्या तुम तैयार हो। मेन कैरेक्टर बोलता है कि हाँ मैं तैयार हूँ। जांगबिन का फादर बोलता है कि चलो जब तुम तैयार हो तो फाइट को स्टार्ट करते हैं और ये अपने इन्वेजन कार्ड का इस्तेमाल कर मेन कैरेक्टर के इनर वर्ल्ड में आ जाता है और जो मेन कैरेक्टर होता है वे भी अपने इनर वर्ल्ड में आ जाता है। हम एक बहुत ही बड़े भेड़िए के झुंड को देखते हैं। अब ये देखकर बाहर जितने भी बच्चे होते हैं बोलते हैं कि सच में ये कितना ज्यादा खतरनाक है, आखिर देखो तो इन भेड़ियों को ये कितने ज्यादा खतरनाक हैं और ऊपर से इनके पास तो कितने ज्यादा हाई लेवल के इक्विपमेंट भी हैं और इनमें कुछ तो टायर वुल्फ भी हैं जो कि अपने 2 पैरों पर चल सकते हैं। मुझे नहीं लगता है कि हानबू इस बार बच पाएगा। हम देखते हैं कि वे सभी वुल्फ मेन कैरेक्टर के वर्ल्ड में आ जाते हैं और तभी जांगबिन का फादर बोलता है कि बच्चे कल तुमने मेरे बेटे का इनर कोड डिस्ट्रॉय किया था, तो आज तुम्हारी बारी है, आज मैं तुम्हारे इनर कोड को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और वहीं पर बाहर हम सनक्यून को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा हैरान होती है। ये सामने देखते हुए बोलती है कि अरे ये वुल्फ आर्मी तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये जो इक्विपमेंट इन्होंने पहना है उससे इनकी पावर तो और भी ज्यादा हो गई है, ये तो सरासर यहाँ पर चीटिंग है। और तभी जांगबिन का जो फादर होता है वे बोलता है कि जाओ मेरे भेड़िया और अटैक कर दो। अब इसके इतना कहते हैं इसके भेड़िया अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं और वहीं पर जो मेन कैरेक्टर होता है वे भी अपने टिंडो को छोड़ देता है। और फिर से हम बाहर देखते हैं जहाँ पर सभी बच्चे हैरान होते हुए बोलते हैं कि अरे आखिरकार ये कैसे पॉसिबल है, इन टिंडो की संख्या तो करोड़ों में लग रही है, आखिरकार एक दिन में इतने सारे कहाँ से आ गए, जबकि कल तक तो इनकी संख्या सिर्फ 20,000 थी। क्या इनके रिप्रोड्यूस करने की पावर इतनी ज्यादा है? लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ भी नहीं हो सकता, हानबू तुम पक्का यहाँ पर हारोगे। तभी पीछे से एक स्टूडेंट बोलता है कि सर जरा ऊपर देखिए, ऊपर से कुछ चीज नीचे आ रही है। हम अंदर फाइट का सीन देखते हैं जहाँ पर सभी
भेड़िए भी ऊपर देखने लगते हैं। हम देखते हैं कि ऊपर से जितने भी टिड्डे होते हैं वे एकदम मीटेओराइट की तरह गिर रहे होते हैं और नीचे गिरकर बड़ी ही तेजी से फटते हैं, जिससे कि एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। अब ये देखकर बाहर जितने भी लोग होते हैं वे भी बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। ये प्रिंसिपल बोलती है कि आखिर ये किस तरीके के टिड्डे हैं जिनकी फायर पावर इतनी ज्यादा है। ये पीछे मुड़ते हुए बोलती है कि क्या किसी को इसके बारे में पता है, क्या कोई इसके बारे में जानता है कि आखिरकार ये किस तरीके के टिड्डे हैं। कि तभी एक बंदा अपनी पावर को यूज करते हुए बोलता है कि मैं बता सकता हूँ, ये जितने भी टिड्डे हैं ये इलाइट फॉर्म के हैं और जो इनकी एक्सक्लूसिव पावर है वे पिछले वाले टिड्डों से बहुत ही ज्यादा है। ये टीचर खुश होते हुए बोलती है कि क्या सच में हानवो तुम तो बहुत ही ज्यादा कमाल के हो जो कि तुम्हारे पास इतनी जल्दी इलाइट फॉर्म आ गए। कि तभी जांगबिन का फादर बोलता है कि हे बच्चे, आखिरकार तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपने इन तुच्छ सी पावर से मुझे हरा दोगे? ऐसा सिर्फ तुम्हारे सपने में हो सकता है। मेरे भेड़ियों जाओ और उस पर अटैक करो, मैं अपनी पावर तुम लोगों को देता हूँ। हम देखते हैं कि ये बंदा अपनी गॉडली पावर अपने भेड़ियों को दे देता है, जिससे कि ये सभी यहाँ पर और भी ज्यादा चार्ज अप हो जाते हैं। जिसके बाद ये सभी अपने फ्रोजन पावर का यूज करने लगते हैं और टिड्डों के फटने के बाद जितने भी फायर पावर आ रही थी उसे रोकने लगते हैं। बाहर से देख रहे बंदे बोलते हैं कि क्या इसने तो उन टिड्डों को बड़े ही आसानी से रोक लिया। सच में आखिरकार एक डेमीगॉड तो डेमीगॉड ही होता है। हानवो तुम चाहे कितना भी पावर क्यों ना लगा लो, तुम एक डेमीगॉड से नहीं जीत सकते। हम अंदर देखते हैं जहाँ पर जांगमिन का फादर अपने वुल्फ के साथ बहुत ही तेजी से आगे बढ़ने लगता है और आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है कि बच्चे, आज देखो कि मैं तुम्हारी कैसी हालत करता हूँ। जो भी तुमने मेरे बेटे के साथ किया था मैं बिल्कुल वैसा ही तुम्हारे साथ करूंगा। मैं भी तुम्हारे कोर को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। हम देखते हैं कि जितने भी भेड़िए होते हैं वे मेन कैरेक्टर को पार कर उसके कोर को डिस्ट्रॉय करने के लिए बढ़ जाते हैं। कि तभी हम जांगमिन को देखते हैं जो कि बोलती है कि अरे ये क्या, आखिरकार हानवो के कोर के सामने कौन खड़ा है। हम अंदर उसी बुढ़े स्वॉर्डमैन को देखते हैं जो कि यहाँ पर बिल्कुल तैयार होता है। तभी बाकी सभी भी इसे देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। एक बंदा बोलता है कि अरे उसके हाथ में जो स्वॉर्ड है उसे तो देखो, इसने जितने भी स्वॉर्ड पकड़े हैं वे सभी तो रेयर रैंक का है और अगर मुझे अच्छे से याद है तो एक स्वॉर्ड की कीमत 50 डिवाइन कॉइन है ना। तो आखिरकार हानवो जैसे बंदे के पास इतने सारे डिवाइन कॉइन कहाँ से आए? जहाँ तक मुझे पता था कि हानवो एक गरीब इंसान है, तो आखिर उसके पास इतने सारे डिवाइन कॉइन आए तो आए कहाँ से? कि पीछे वाला बंदा बोलता है कि बेवकूफ, बस तुम उसके डिवाइन कॉइन को ही देखो, तुम ये नहीं देख पा रहे हो कि उसके पास एक हीरोइक लाइफ फॉर्म है जो कि एक नॉर्मल गॉड के पास होना नामुमकिन सा है। जांगमिन का फादर भी बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। ये बोलता है कि आखिर इसके पास डिवाइन फॉर्म कैसे हो सकता है? मैंने अब तक इतनी मेहनत करने के बाद सिर्फ एक ही डिवाइन फॉर्म को क्रिएट किया है, वे भी डेमीगॉड बनने के बाद, लेकिन इसने तो एक नॉर्मल गॉड होते हुए एक को क्रिएट कर लिया। नहीं, मैं इस बंदे को ग्रो होने नहीं देख सकता, मुझे इसे खत्म करना होगा। मैं बस एक बार इसके डिवाइन कोर को डिस्ट्रॉय कर दूं, जिसके बाद इस हीरोइक फॉर्म को मैं अपना गुलाम बना लूंगा। तभी हम इस स्वॉर्डमैन को देखते हैं जो कि अपनी पावर का यूज करता है और आगे बढ़कर एक टेक्निक का यूज कर उन सभी को एक ही बार में काट डालता है, जिसके बाद ये अलग अलग टेक्निक का यूज कर जितने भी वुल्फ होते हैं उन्हें काटने लगता है। कि तभी एक वुल्फ भी इसके ऊपर पीछे से अटैक कर देता है, जिससे कि इसके दोनों पैर जम जाते हैं और इस मौके का फायदा उठाकर बाकी जितने भी वुल्फ होते हैं वे इस पर अटैक करने के लिए आने लगते हैं। कि तभी ये बंदा अपनी एक और टेक्निक का यूज करता है और अपने चारों हाथों को ऊपर करता है। ये टेक्निक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि आसमान में एक एनर्जी बॉल सा बन जाता है और तभी ये बंदा इस एनर्जी बॉल को सामने वुल्फ की ओर फेंक देता है, जिससे कि सामने एक बहुत ही जोरदार ब्लास्ट होता है और जितने भी वुल्फ होते हैं भी एक ही बार में यहाँ पर खत्म हो जाते हैं। अब ये देखकर सभी लोग बोलते हैं कि अरे ये स्वॉर्डमैन तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसने तो सिर्फ एक ही अटैक में सभी वुल्फ को खत्म कर दिया। जांगमिन का फादर भी बहुत ही ज्यादा परेशान होता है, ये बोलता है कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, इसने तो मेरी सारी आर्मी को खत्म कर दिया। चलो मैं भी अपने हीरोइक लाइफ फॉर्म को भेजता हूँ और देखता हूँ कि वे इससे कैसे बचता है। हम इसके हीरोइक वाले वुल्फ लाइफ फॉर्म को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा था और ये अटैक करने के लिए बिल्कुल तैयार था। कि तभी यहाँ पर बीच में प्रिंसिपल आ जाता है और इसे बोलता है कि लगता है कि तुम अपने बात को भूल चुके हो, जो कि तुम यहाँ पर अपने हीरोइक लाइफ फॉर्म को आगे भेज रहे हो। सॉरी, मुझे माफ कर देना, मुझे लगा कि वे लेडी प्रिंसिपल है पर ये रियल वाला प्रिंसिपल है। पता नहीं वे क्या है पर वे भी स्कूल की किसी हाई पोस्ट पे है। और प्रिंसिपल को देखकर ये बंदा बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अभी इसे वापस बुला लेता हूँ। अब इसके बाद ये प्रिंसिपल हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ देखता है, जहाँ पर मेन कैरेक्टर का जो हीरोइक लाइफ फॉर्म होता है वे मानो इसे भगा रहा हो। ये प्रिंसिपल का पता नहीं कैसा मूड होता है पर ये बोलता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है पर तुम्हारे पास एक हीरोइक लाइफ फॉर्म आ गया है। अब आगे हम क्लास
क्लासरूम का सीन देखते हैं जहाँ पर कि ये पता नहीं क्या है पर ये बोलती है कि हानवू मैं तुम्हें बता दूं कि भले ही तुम्हारे पास एक हीरोइक लाइफ फॉर्म है लेकिन वे इनविजिबल नहीं होते हैं, तो इसीलिए इसे लेकर तुम ज्यादा घमंडी मत हो जाना। मेन कैरेक्टर बोलता है कि जी मैं समझ गया, पर मेरे पास एक रिक्वेस्ट है, क्या आप उसे पूरा कर सकती हो? इस पर ये बोलती है ठीक है बताओ क्या है। इस पर मेन कैरेक्टर बोलता है कि वे मैं अपना क्लास चेंज करना चाहता हूँ। इसका क्लास टीचर बोलता है कि हानबुक आखिरकार तुम ये क्या बोल रहे हो, आखिर तुम क्लास चेंज करने की बात क्यों कर रहे हो? मैं ये बात मानता हूँ कि मैंने पहले तुम पर ध्यान नहीं दिया, पर मैं अब से पक्का तुम पर ध्यान दूंगा। मैं अब से तुम्हारे किसी भी नंबर को नहीं काटूंगा और तुम्हें अच्छे ग्रेड दूंगा, तो इसीलिए प्लीज हमारे क्लास को छोड़कर मत जाओ। पर मेन कैरेक्टर बोलता है कि नहीं मैं आपके क्लास को छोड़कर जाना चाहता हूँ। तो इस पर वे बोलती है कि हानबू तुम ऐसे ही अपने क्लास को चेंज नहीं कर सकते। क्लास को चेंज करने के लिए कुछ रूल और रेगुलेशन है जिन्हें कि हमें फॉलो करना पड़ता है। क्लास चेंज करने के लिए एक टेस्ट होता है और अगर तुम उस टेस्ट को पास कर लेते हो तब तुम जिस भी क्लास में जाना चाहो उस क्लास में जा सकते हो। मेन कैरेक्टर खुश होते हुए बोलता है ठीक है मैं तैयार हूँ। कि तभी पीछे से जांगमिन भी कहती है कि मैम मैं भी अपना क्लास चेंज करना चाहती हूँ। इस टीचर के यहाँ पर पसीने छूट जाते ये बोलता है कि जानबिन आखिरकार तुम क्लास क्यों चेंज कर रही हो, मैं तो तुम्हारा कितने अच्छे से ध्यान रखता था। तो इस पर सानक्यून बोलती है कि देखिए मैं आपके क्लास से कोई नफरत नहीं करती हूँ पर मुझे क्लास चेंज करना है और सीधी सी बात बस ये है कि मैं इस क्लास में अब और नहीं रहना चाहती। कि तभी इस क्लास का जो एकदम टॉपर बच्चा होता है वे भी खड़ा होकर बोलता है कि मैं भी अपनी क्लास को चेंज करना चाहता हूँ। अब इससे ये टीचर चिल्लाते हुए कहता है कि अब तुम्हें क्या हो गया, आखिरकार तुम क्यों क्लास चेंज करना चाहते हो? तो इस पर ये बंदा बहाना मारते हुए कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए पर मुझे इस क्लास में अब मन नहीं लगता है, तो बस मैं इसीलिए अपने क्लास को चेंज करना चाहता हूँ। जिसके बाद ये बंदा सानक्यून को देखते हुए बोलता है कि नहीं मैं इसके लिए क्लास चेंज कर रहा हूँ, मैं उस हांगबू के साथ इसे अकेला नहीं छोड़ सकता। अब इसके बाद हम मेन कैरेक्टर के वर्ल्ड को देखते हैं जहाँ पर की मेन कैरेक्टर अपने टिड्डों की जनसंख्या को देख रहा होता है, जहाँ पर की जो फटने वाले टिड्डे होते हैं वे 1 मिलियन होते हैं और जो उससे भी ज्यादा फटने वाले होते हैं उनकी जनसंख्या 30,000 होती है और जो सबसे ज्यादा बेकार और नॉर्मल टिड्डे होते हैं उनकी जनसंख्या 1 बिलियन होती है। अब इतनी कम आबादी को देखकर मेन कैरेक्टर अपने मन में बोलता है कि कल के एग्जाम के लिए मुझे अपने सबसे ज्यादा फटने वाले टिड्डों की जनसंख्या जल्दी से जल्दी बढ़ानी होगी। तभी जो इसका हीरोइक लाइफ फॉर्म होता है वे यहाँ पर आ जाता है और आते ही बोलता है कि मास्टर मैंने हमारे वर्ल्ड में कुछ गॉब्लिन और भेड़ियों के झुंड को देखा है जो कि शायद उस लड़ाई के बाद छूट गए हैं और यहीं पर घूम रहे हैं। मेन कैरेक्टर बोलता है कि क्या जल्दी से जाओ और उन्हें पकड़कर यहाँ पर ले आओ और हाँ उन्हें मारना मत, वे हमारे काम आ सकते हैं। ये यहाँ से जाते हुए बोलता है कि ठीक है मास्टर। अब हम कुछ समय बाद देखते हैं जहाँ पर ये उन सभी भेड़ियों को पकड़कर ले आता है। मेन कैरेक्टर इन्हें देखते हुए बोलता है कि वाओ इसने तो इन्हें बहुत ही जल्दी पकड़कर ले आया। तभी ये अपने नॉर्मल टिड्डे और जो ये वुल्फ कैलेवरी होते हैं उन्हें सेक्रीफाइस कर देता है। अभी से मेन कैरेक्टर को यहाँ पर रिवॉर्ड में 3 ऑप्शन मिलता है जिसमें कि मेन कैरेक्टर को एक रोबोट मिलता है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है और दूसरे में एक भट्टी होता है जिससे कि वे किसी भी आर्टिफैक्ट को बना सकता है और तीसरे में एक वॉच टावर होता है जिससे कि वे बहुत ही दूर तक देख सकता है। मेन कैरेक्टर बोलता है कि व्हाट आखिरकार ये रोबोट क्यों दे रहा है, मेरे टिड्डे इतने छोटे छोटे हैं आखिरकार वे इसे कैसे चलाएंगे और सेम इस भट्टी के साथ भी है आखिरकार मेरे टिड्डे भट्टी का यूज कैसे करेंगे और जो ये वॉच टावर है ये भी बहुत ही ज्यादा बेकार है आखिरकार मैं इसका क्या करूंगा, मैं यहाँ पर हवा में उड़कर ऐसे ही दूर दूर तक देख सकता हूँ। और तभी ये बोलता है पर 1 मिनट आखिरकार वे गॉब्लिन्स कहाँ पर हैं और ये अपनी एंजल आई का यूज कर उन्हें देखने लगता है। ये देखता है कि उन्होंने यहाँ पर पूरा अपना मोहल्ला बसा लिया है। तभी जो ये गॉब्लिन्स होते हैं वे भी मेन कैरेक्टर को देख लेते हैं और इनमें से एक बोलता है कि देखो गॉड्स हमें देख रहे हैं। मेन कैरेक्टर बोलता है कि अरे इन्होंने तो पूरा मोहल्ला बसा लिया है, जानबिन को तो हराए सिर्फ 2 ही दिन हुए और इनकी स्पीड को तो देखो, इन्होंने तो अपने रहने के लिए घर बना लिया है और अच्छे अच्छे वेपन्स बना रहे हैं। सच में इनकी क्राफ्ट स्किल तो बहुत ही ज्यादा कमाल की है और वे जानबिन गधा इनसे फाइट करवाता था। ये बोलता है कि चलो मुझे समझ में आ गया है कि मुझे क्या चुनना है, मैं यहाँ पर उस भट्टी को खरीदूंगा जिससे कि इनकी हेल्प हो जाएगी और ये उसकी मदद से और भी अच्छे अच्छे वेपन्स बना पाएंगे। मेन कैरेक्टर की चुनते ही यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी भट्टी अपेयर हो जाती है जिससे कि ये गॉब्लिन्स बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और बोलते हैं कि गॉड आपका बहुत ही ज्यादा शुक्रिया कि आपने हमारे क्राफ्ट स्किल को पहचाना और इतनी बड़ी भट्टी दे दी। अब सीन शिफ्ट होता और हमें सभी टीचरों को दिखाया जाता है जो कि बैठकर यहाँ पर मीटिंग कर रहे थे। कि तभी जो ये भड़वा टीचर होता है ये बोलता है कि सब सुनिए मेरी बात को, मैं जो वे बंदा हानबू है उससे बदला लेना चाहता हूँ। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है कि मेरे क्लास के टॉपर और हांगसी को कौन सा टेस्ट मिलता है, पर हाँ जो हानबू है उसे बहुत ही ज्यादा हार्ड टेस्ट मिलना चाहिए। उसका टेस्ट इतना
ज्यादा हार्ड होना चाहिए कि वे इस टेस्ट को पास ही ना कर पाए और हो सके तो टेस्ट के दौरान उसका इनर कोर डिस्ट्रॉय हो जाए। तो बताइए आप में से कौन कौन मेरा साथ देने के लिए तैयार है। तो इस पर जितने भी बाकी भड़वे टीचर होते हैं वे बोलते हैं कि हम सभी तैयार हैं। अब हमें अगले दिन क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो ये टीचर होता है और बोलता है कि ये लो तुम लोगों को ये टेस्ट देना है। अब ये सभी अपने अपने टेस्ट को देखने लगते हैं कि आखिरकार इन्हें क्या करना है। पर मेन कैरेक्टर अपने काम को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि इसे 10,000 सैनिकों से अपने डिवाइन वर्ल्ड को सेव करना है, वे भी लेवल 10 के डिफिकल्टी के साथ। तो ये देखकर ये प्रिंसिपल बोलती है देखिए मैं अभी के लिए इसे प्रिंसिपल ही मान रहा हूँ। ये बोलती है कि टीचर हानवू का टेस्ट कुछ ज्यादा ही हार्ड नहीं है। तो इस पर ये भड़वा टीचर बोलता है कि नहीं ये हार्ड नहीं है, मैंने सोच समझ के ही टेस्ट दिया है। कि तभी मेन कैरेक्टर बोलता है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं इसे संभाल लूंगा और मैं सभी को दिखा दूंगा कि आखिर मैं क्या क्या कर सकता हूँ। अभी यहाँ से जा रहा होता है कि सभी सैंक्यून इसके पास आती है और आते ही बोलती है कि हानवू तुम इतने भी ज्यादा घमंडी मत बनो, ये टेस्ट बहुत ही ज्यादा हार्ड है, अगर तुम अभी भी मेरे स्लेव बन जाते हो तो मैं तुम्हें इससे बचा लूंगी, फिर ये जितने भी लोग हैं वे तुम्हारा कुछ भी नहीं कर पाएंगे। पर मेन कैरेक्टर मना करते हुए कहता है कि नहीं मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। वहीं पर जो टॉपर होता है वे ये सब देख रहा होता है। ये बोलता है कि हानवू सच में तुम कितने ज्यादा बेवकूफ हो जो कि तुमने इतने अच्छे ऑफर को ठुकरा दिया। अब इसके बाद हम बहुत सारे रेड गॉब्लिन को देखते हैं जो कि मेन कैरेक्टर के वर्ल्ड पर अटैक कर रहे होते हैं और वहीं पर फिर से बाहर से सभी लोग देखते हुए बोलते हैं कि अरे इतने सारे रेड गॉब्लिन, मुझे नहीं लगता है कि हानवू इनका सामना कर पाएगा। ये भड़वा टीचर भी हंसते हुए बोलता है कि हाँ इस बार वे नहीं सामना कर पाएगा। तभी दो बंदा इस टीचर को देखते हुए बोलता है कि सच में हानवू को इससे पंगा नहीं लेना चाहिए था। और वहीं पर जो ये प्रिंसिपल होती है वे देखते हुए बोलती है कि हानवू इस बार तुमने ये क्या कर दिया, मैं ये आशा करती हूँ कि तुम सही सलामत इसे पास कर लोगे। अब हम अंदर फाइट का सीन देखते हैं जहाँ पर कि मेन कैरेक्टर उसके जितने भी टिड्डे होते हैं उनसे उन गॉब्लिन पर अटैक कर देता है। पर इस अटैक से इन गॉब्लिन का कुछ भी नहीं बिगड़ता। ब्लास्ट से जो भी फायर लगा हुआ होता है उन्हें ये गॉब्लिन अपने हाथ से ही बुझा देते हैं और तभी ये सभी गॉब्लिन आगे बढ़कर जितने भी लॉप्टस होते हैं उन्हें पकड़ उल्टा मेन कैरेक्टर की ही तरफ फेंक देते हैं, जिससे कि हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। ये देखकर मेन कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और बोलता है कि लगता है कि ये नॉर्मल फटने वाले टिड्डे काम नहीं करेंगे, तो जाओ मेरे इलाइट लेवल के फटने वाले टिड्डो और उन्हें खत्म कर दो। अब ये इलाइट टिड्डे जैसे ही जाकर फटते हैं वहाँ एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और इस बार ये जितने भी गॉब्लिन्स होते हैं वे भी खत्म हो रहे होते हैं। पहले ही ब्लास्ट से यहाँ पर 400 गॉब्लिन खत्म हो जाते हैं और हम दूसरी तरफ इन दोनों को देखते हैं जहाँ पर इन दोनों ने अपने मिशन को कंप्लीट कर लिया था। सभी बच्चे इन दोनों को देखते हुए कहते हैं कि सच में ये दोनों तो बहुत ही ज्यादा कमाल के हैं, देखो तो इन दोनों को इन्होंने कितनी जल्दी अपने मिशन को कंप्लीट कर लिया। ये टीचर बोलती है कि हाँ पर हानवू भी अब तक अपने मिशन को कंप्लीट किया हुआ रहता। हम अंदर फाइट का सीन देखते हैं जहाँ पर कि मेन कैरेक्टर अब तक 3000 गॉब्लिन को मार चुका था। तभी हम देखते हैं कि बहुत सारे गॉब्लिन झुंड बनाकर मेन कैरेक्टर की कोर की ओर बढ़ने लगते हैं कि तभी मेन कैरेक्टर के पास प्रिंसिपल का फोन आता है। ये बोलती है कि हानवू अगर तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है तो तुम इस टेस्ट को यहीं पर छोड़ सकते हो। तो इस पर मेन कैरेक्टर बोलता है कि नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं इसे संभाल सकता हूँ, आप बस यहाँ पर देखिए कि मैं कैसे इन सभी गॉब्लिन को हराता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस टेस्ट को क्लियर कर रहूंगा। और तभी हम कोर के पास देखते हैं जहाँ पर कि जो वो हीरोइक फॉर्म होता है वे आ जाता है और फिर आते ही लगातार बहुत सारे गॉब्लिन को मारने लगता है। अब ये गॉब्लिन भी इस पर अपने फायर से अटैक कर देते हैं जिससे कि इसके बॉडी के ऊपर बहुत सारे ब्लास्ट होते हैं। अब ये देखकर ये भड़वा टीचर बोलता है कि हानवू आज तुम्हारा कोर पक्का डिस्ट्रॉय हो जाएगा, भले ही तुम्हारे पास एक हीरोइक लाइफ फॉर्म है लेकिन ये इनविजिबल नहीं है, इसे भी खत्म किया जा सकता है। कि तभी एक बच्चा चिल्लाते हुए बोलता है कि सर जरा सामने तो देखिए। हम अंदर देखते हैं जहाँ पर कि मेन कैरेक्टर के भी गॉब्लिन आ गए होते हैं। तभी जो इन गॉब्लिन का लीडर होता है वे बोलता है कि चलो हम अपने गॉड को प्रोटेक्ट करेंगे, चलो मिलकर सामने से जितने भी गॉब्लिन्स आ रहे हैं उन्हें खत्म कर देते हैं। अब ये गॉब्लिन्स भी उन गॉब्लिन्स पर हमला कर देते हैं और लगातार उन्हें खत्म करने लगते हैं। अब ये देखकर बाहर जितने भी बंदे खड़े होते हैं उनके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। इनमें से एक बोलता है कि अरे ये गॉब्लिन्स ये तो जानबिन के थे ना, तो आखिरकार ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं और हानवू की बातें कैसे मान रहे हैं। अब हम फाइट का सीन देखते हैं जहाँ पर जितने भी रेड गॉब्लिन्स होते हैं वे खत्म हो जाते हैं। मेन कैरेक्टर यहाँ पर खुश होते हुए बोलता है कि आखिरकार मैंने ये कर डाला और प्रिंसिपल और जो मेन कैरेक्टर की गर्लफ्रेंड होती है वे भी बहुत ही ज्यादा खुश होती है सिवाय इस बंदे को छोड़कर। अब इसके बाद हम सभी टीचर्स को देखते हैं जो कि इन तीनों को अपने क्लास में आने का इन्विटेशन दे रहे होते हैं। ये सभी बोल रहे होते हैं कि मेरे क्लास में आ जाओ, मैं तुम्हें ये बेनिफिट्स दूंगा। ये सभी अपने अपने बेनिफिट्स बता रहे होते हैं पर मेन कैरेक्टर इनकी बातें नहीं सुनता
जाता है और ये सीधा प्रिंसिपल से पूछता है कि प्रिंसिपल, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिरकार मेरी टेस्ट की डिफिकल्टी इतनी ज्यादा हार्ड क्यों थी। तो इस पर ये प्रिंसिपल बताती है कि जितने भी बच्चे होते हैं उनकी डिफिकल्टी सभी टीचर की वोटिंग से चुनी जाती है और तुम्हारी डिफिकल्टी भी यहाँ पर जितने टीचर है उन्होंने वोट कर चुना है। मेन कैरेक्टर बोलता है कि वो अच्छा, क्या आप मुझे उन टीचर की लिस्ट दे सकते हैं जिन्होंने मेरी डिफिकल्टी के लिए वोट किया था। ये प्रिंसिपल बोलती है कि क्यों नहीं और ये इसको लिस्ट दे देती है। अब इससे बाकी जितने भी टीचर होते हैं वे यहाँ पर पछता रहे होते हैं। तभी मेन कैरेक्टर लिस्ट को चेक करता है और इसे पता चलता है कि एक ऐसा टीचर है जिसने कि इसके तरफ वोट किया था। ये उस टीचर की तरफ देखते हुए बोलता है कि टीचर, आपका बहुत ही ज्यादा शुक्रिया जो कि आपने मेरे लिए वोट किया और मेरे बारे में सोचा। कि तभी एक टीचर बीच में बोलता है कि हान वो आखिरकार तुम क्या सोच रहे हो? देखो, मैंने देखा है कि तुम्हारे पास गॉब्लिन्स की आर्मी है। अगर तुम मेरे क्लास को ज्वाइन करते हो तो मेरे पास भी 10,000 गॉब्लिन्स है, वे मैं तुम्हें दे दूंगा। कि तभी वे टीचर जिसने मेन कैरेक्टर को वोट किया होता है वे बोलता है कि हानबो, अगर तुम मेरी क्लास को ज्वाइन करते हो तो मेरे पास ऐसी टेक्निक्स हैं जिनका की इस्तेमाल करके तुम अपने टिड्डो की आर्मी को बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। और अगर तुम्हारे टिड्डे पावरफुल बनते हैं तो जो तुम्हारा इनर वर्ल्ड है वे ऑटोमेटिकली ही बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। अब इनकी बातें सुनकर ये बोलता है ठीक है, मैं आपकी क्लास को ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ। अब मेन कैरेक्टर की बात सुनते ही सानक्यून भी बोलती है कि टीचर, मैं भी आपके क्लास को ज्वाइन करना चाहती हूँ। अब सानक्यून के पीछे पीछे वे टॉपर भी बोलता है कि सर मैं भी। अब इनकी बातें सुनकर जो ये टीचर होता है वे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और खुशी में बोलता है कि तुम सभी का मेरे क्लास में स्वागत है और ये लो जो मैंने कहा था वे मैं पूरा कर रहा हूँ। अब हम कुछ समय के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि मेन कैरेक्टर अपने वर्ल्ड में आकर उसी कार्ड को बाहर निकालता है और कार्ड को देखते हुए बोलता है कि चलो देखते हैं कि आखिर ये क्या काम आ सकता है। हम इस कार्ड में देखते हैं जिस पर लिखा हुआ होता है कि तुम इस कार्ड की मदद से तुम अपने टिड्डो को 1 साल में 1 मिलियन तक बढ़ा सकते हो। ये बोलता है कि ये कार्ड उतना भी ज्यादा बुरा नहीं है। जिसके बाद ये बोलता है कि चलो अब अपने टिड्डो की आबादी को देखते हैं। ये देखता है कि इसके पास नॉर्मल टिड्डे 2.4 मिलियन है और जो फटने वाले टिड्डे हैं वे 5,000 हैं और जो इलाइट लेवल के फटने वाले टिड्डे हैं वे 300 हैं। कि तभी ये देखता है कि इसके पास जितने भी गॉब्लिन बचे हुए थे जो कि 52 है वे बदल कर रेड गॉब्लिन में इवॉल्व हो जाते हैं। इसके सामने ये मैसेज आता है कि आपके जितने भी गॉब्लिन्स हैं वे सभी इवॉल्व होकर अब हीरोइक रैंक पर आ गए हैं। ये यहाँ से तेजी से जाते हुए बोलता है कि क्या मुझे खुद से जाकर उसे देखना होगा। हम उनमें से एक गॉब्लिन को देखते हैं जो कि यहाँ पर इवॉल्व हो गया था। ये उसे पीछे से देखते हुए बोलता है कि चलो ये तो कमाल हो गया, पर मैं अपने टिड्डो को पीछे नहीं छोड़ सकता, तो ठीक है चलो मैं यहाँ पर अपने 7.8 बिलियन टिड्डो को सेक्रीफाइस करता हूँ। अब यहाँ पर मेन कैरेक्टर के सामने 3 ऑप्शंस आते हैं जिसमें कि पहला ऑप्शन ये होता है कि आपके जितने भी टिड्डे होंगे वे बहुत ही ज्यादा भूखे हो जाएंगे और ऑटोमेटिकली ही खुद को इवॉल्व करेंगे। आपको उन्हें इवॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करना होगा। और दूसरा ऑप्शन ये कि आपके जितने भी हीरोइक लाइफ फॉर्म है उनमें से एक को एडवांस किया जाएगा और तीसरे में आपको कुछ डिवाइन स्टैट्स दिए जाएंगे। अब इन सभी ऑप्शन को पढ़कर मेन कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा खुश होता है। ये बोलता है कि ये तीनों के तीनों ऑप्शन बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, पर मैं क्या करूं, मैं बस एक ही चीज को चुन सकता हूं। ये जो थर्ड ऑप्शन है ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है क्योंकि एक डिवाइन स्टैट 1 मिलियन डिवाइन पॉइंट के बराबर होता है। और बात करूं सेकंड ऑप्शन की तो इसमें मेरे जितने भी हीरोइक लाइफ फॉर्म है उनमें से एक एडवांस कर जाएगा, पर ये मेरे किसी भी काम का नहीं है। और बात करूं अगर फर्स्ट ऑप्शन की तो हाँ मुझे यही चुनना चाहिए क्योंकि मेरे वर्ल्ड की मेन फाउंडेशन ही ये टिड्डे हैं, तो मुझे इन्हें ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने पर ध्यान देना चाहिए। और ये इतना कहकर फर्स्ट ऑप्शन को चुन लेता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम 3 दिन के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि जो मेन कैरेक्टर का लॉप्टस होता है वे फुलकर बड़ा हो गया होता है, मतलब कि खा पी कर बड़ा हो गया होता है और जितने भी लॉप्टस होते हैं वे इलाइट लॉप्टस में चेंज हो गए होते हैं। मेन कैरेक्टर भी ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। ये बोलता है कि सच में मेरे फटने वाले लॉप्टस के साइज तो इतने बड़े हो गए हैं, अगर मैं अभी इससे किन्हीं पर अटैक कराता हूँ तो कितना बड़ा ब्लास्ट होगा। अब सीन शिफ्ट होता है और हम क्लासरूम का सीन देखते हैं जहाँ पर सानक्यून फिर से मेन कैरेक्टर को परेशान कर रही थी। ये बोल रही होती है कि आखिरकार तुम क्यों नहीं मान जाते, मेरे गुलाम बन जाओ। मैं ये मानती हूँ कि तुम्हारी टिड्डे की आर्मी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, पर वे इतना ज्यादा भी पावरफुल नहीं है कि तुमने जिन फैमिली से पंगा लिया है उनसे वे सामना कर पाए, तो इसीलिए प्लीज मेरी गुलाम बन जाओ, उसके बाद मैं हमेशा के लिए तुम्हारा ख्याल रखूंगी। मेन कैरेक्टर बोलता है कि अरे मैंने तुमसे कितनी बार कहा है मैं तुम्हारा कोई गुलाम नहीं बनूंगा। और वहीं पर हम उस टॉपर को देखते हैं जो कि बैठकर यहाँ पर गुस्सा हो रहा होता है। आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सानक्यून से ऐसे बात करने की, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अब कुछ देर बाद जो क्लास टीचर होता है वे भी क्लास में आ जाता है और आते ही बोलता है कि सुनो तुम
सभी तुम सभी का एग्जाम बहुत ही जल्दी आने वाला है और इस बार का एग्जाम पहले से थोड़ा हार्ड होने वाला है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम सभी इस एग्जाम को अच्छे से पार कर लोगे। और हाँ, चिंता मत करो, इस बार के जो रिवॉर्ड्स है वे भी बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। तुम लोग जैसा परफॉर्म करोगे उसी के हिसाब से तुम्हें रिवॉर्ड दिए जाएंगे। अब इसके बाद हमें टेस्ट बोर्ड को दिखाया जाता है कि आखिरकार इनका टेस्ट क्या है। इनका जो टेस्ट है वे 2 स्टेजों में बांटा गया है। पहला जिसमें कि मॉन्स्टर के बहुत सारे वेव आपके रेलम पर अटैक करेंगे, मतलब कि डिवाइन वर्ल्ड पर। आप जितने ज्यादा वेव को सरवाइव करेंगे आपको उतना ही ज्यादा रिवॉर्ड मिलेगा। पर आप किसी भी वेव में हार जाते हैं तो उसी वक्त आपका एग्जाम एंड हो जाएगा। फाइनल वेव के पास आप सभी का जो भी रैंक होगा उसी के हिसाब से आपको रिवॉर्ड मिलेगा। अब हम इनके रिवॉर्ड को देखते हैं, जहाँ पर कि टॉप 100 को 100 डिवाइन पॉइंट दिए जा रहे होते हैं और टॉप 50 को एक रेलिक दिया जा रहा होता है, और वैसे ही सबको यहाँ पर रिवॉर्ड दिए जा रहे होते हैं। मेन कैरेक्टर इन रिवॉर्ड्स को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है कि तभी टीचर कहता है कि चलो तुम लोगों का पहला एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। अब इसी के साथ मेन कैरेक्टर अपने इनर वर्ल्ड में जाने लगता है, जहाँ पर कि मेन कैरेक्टर के सामने एक बहुत ही बड़ा गेट फिर से अपीयर होता है। पर मेन कैरेक्टर भी यहाँ पर अपनी पूरी आर्मी के साथ तैयार होता है और तभी जो पहला वेव होता है वे स्टार्ट होता है, जिसमें कि बहुत सारे छिपकलियां होती है। इनके बारे में बताया जाता है कि ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इनकी स्पीड भी बहुत ही ज्यादा कम है और इनकी चमड़ी इतनी मोटी है कि इन पर कोई भी एक्सप्लोजन का अटैक काम नहीं करता है। मेन कैरेक्टर ये देखकर बोलता है कि भग आखिरकार ये क्या चल रहा है, पर मैं ऐसे ही यहाँ पर हार नहीं मानूंगा। मेरे 50,000 टिड्डो जाओ और उन पर फट जाओ। अब ये जितने भी टिड्डे होते हैं वे जाकर उन पर फटने लगते हैं और इतने ज्यादा फायर पावर के सामने जितने भी लेजर्ट होते हैं वे भी खत्म हो जाते हैं।